नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका IN रिवॉल्यूशन पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम की भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं हम लोग हिंदी मीडियम में। ठीक है, जो हम लोग लेक्चर देखा था अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्लास 11वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आधारभूत गणित हमने स्टार्ट किया है। आधारभूत गणित का क्या क्या हमने अभी तक कवर कर लिया है। त्रिकोणमिति कवर कर ली है। अवकलन का कुछ पार्ट पढ़ा है। तो अवकलन का अब अनुप्रयोग करना है, मतलब क्या क्या एप्लीकेशंस होता है अवकलन का, कहां कहां पे यूज आता है अवकलन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए अवकलन का जो नियम है, अगर अवकलन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या त्रिकोणमिति अभी तक नहीं पढ़ा है तो इससे पहले का जो भी वीडियो है, ओके, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको जो भी हिंदी मीडियम के वीडियो है फिजिक्स के, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आधारभूत गणित के जो भी वीडियो है, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस पे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मींस उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारी जो बेहतरीन टीम है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। देखिए विष्णु सर एलन में पढ़ा रहे हैं। विष्णु सर की मैथ्स की क्लास चल रही है, लघु गणक चल रहा है। अगर आप लोग क्लास नहीं अभी तक देखे हैं तो जाके क्लास देखिए, बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं सर। मैं राज गौतम IIT BHU से पास आउट हूं और आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मींस भौतिक विज्ञान। शुभम सर ये भी आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, रजनीश सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी। तो अभी क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की, गणित की और भौतिक विज्ञान की, ये दोनों क्लास अभी चल रही है। जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी। तो बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है किसके बारे में, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मींस क्या, किस चीज के बारे में पढ़ना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमा से पता चल रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा से पता चल रहा होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उच्चिष्ट, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मतलब कोई सा भी आपका अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में पढ़ना है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी एक फलन है आपका, कोई सा भी एक फलन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू fx एक फलन है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है, इधर y है इधर x है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ओके, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ओके, अब उच्चिष्ट क्या हुआ ना, उच्चिष्ट क्या हुआ, एक सेकेंड, उच्चिष्ट क्या हुआ, उच्चिष्ट आपका हुआ क्या कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में देखना है। उच्चिष्ट क्या हुआ आपका, जो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब y की ये जो y एक्सिस है इसकी सबसे अधिकतम वैल्यू कहां पे है। y जो है आपका, y का इस एक्सिस का, इस अक्ष का सबसे अधिकतम वैल्यू कहां पे है। तो अधिकतम अगर तुम देखोगे इस ग्राफ पे सबसे अधिकतम वैल्यू कहां पे मिल रही है, तो अधिकतम वैल्यू यहां पे मिल रही है। देखोगा ध्यान से, अधिकतम वैल्यू यहां पे मिल रही है। ठीक है, अधिकतम वैल्यू। न्यूनतम वैल्यू कहां पे, तो न्यूनतम मान इस ग्राफ का यहां पे, इस ग्राफ का न्यूनतम मान वहां पे। ठीक है, यानी कि जब अधिकतम मान मिल रहा है y का, इस समय x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। जब न्यूनतम मान मिल रहा है y का तो इस तरफ से कहा मान लेते हैं, आप यहां पे मान लेते हैं x2 मान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अंग्रेजी के वर्ड्स और हिंदी के वर्ड्स में, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं वर्ड्स को सीखने का, क्योंकि अभी तक हम लोग जो इंग्लिश माध्यम में पढ़ा रहे थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं, हमारे नहीं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग का प्रयास है एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ करने का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने अब हिंदी मीडियम में भी अपनी बैचेस को स्टार्ट किया। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं क्या, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मतलब किसी भी फलन का मैक्सिमम मतलब अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम मतलब सबसे न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो ये एक फलन था, यहां पे x1 जब x का मान x1 था तो इसकी वैल्यू जो होती है ये क्या हो रही थी, उच्चिष्ट हो रही थी। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका
उच्चिष्ट का पॉइंट है, मतलब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? निम्निष्ठ का पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है? निम्निष्ठ का पॉइंट है। उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू और निम्निष्ठ मतलब मिनिमम वैल्यू, इसीलिए इसको मैक्सिमा, उच्चिष्ट, ठीक है, अधिकतम वैल्यू कितनी होगी। और x1 पे अधिकतम वैल्यू मिल रही है और x2 पे क्या मिल रही है? न्यूनतम वैल्यू मिल रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या क्या हो रहा होगा, उच्चिष्ट पे क्या होगा, निम्निष्ठ पे क्या होगा। आज की क्लास में हम लोग जो पूरी क्लास रहेगी वो रहेगी आपका मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। क्या क्या चीजें हमने आपको बता रखी है? मैंने आपको बता रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, मतलब y का जो मान है x के अनुसार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई क्या है? आपका फलन है, ठीक है। अगर y के सापेक्ष में x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अगर y का अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष में y का अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स मैंने क्या बताया था? ये क्या देता है? ढाल देता है। क्या ढाल मतलब क्या हो गया? स्लोप देता है क्या इस फलन का, ठीक है। क्या देगा? ये ढाल देगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y में परिवर्तन किसके सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है? x के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है। y का परिवर्तन दर x के सापेक्ष में, इसका मतलब क्या हुआ? y का परिवर्तन दर किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। y का परिवर्तन दर x के सापेक्ष में। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? y का परिवर्तन दर x के सापेक्ष में, ठीक है। और dy बाई डी एक्स क्या होता है? ढाल होता है। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अच्छा, एक बार ये जो चीज आई है इसको हम लोग f डैश x भी लिखते हैं, ठीक है, f डैश x भी लिखते हैं। इसका एक बार और अवकलन करो, जो चीज ये आया है उसका एक बार और अवकलन करो। अगर मैं इसका एक बार और अवकलन करता हूं, मतलब द्वि अवकलन करते हैं इसका, हम लोग दूसरी बार अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एक बार और अवकलन का मतलब f डबल डैश x। तुम किसका अवकलन कर रहे हो? अब d बाई डी एक्स कर रहे हो, x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो किसका? जिसका तुमने एक बार अवकलन कर लिया है, मतलब इस चीज का हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? आपका dy बाई डी एक्स है, इसका अवकलन हम फिर से कर रहे हैं। मतलब अब हमें किसका दर प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें किसका दर प्राप्त होगा? dy बाई डी एक्स के, dy बाई डी एक्स के पहले क्या था? ये था, क्या था आपका? ये था y का परिवर्तन दर x के सापेक्ष में। अब किसका परिवर्तन दर मिलेगा? अब तो तुम इसका अवकलन कर रहे हो ना, तो अब क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स का परिवर्तन दर, dy बाई डी एक्स का परिवर्तन दर किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में मिलेगा, अगर इसको द्वि अवकलन करते हैं तो, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या प्यारे विद्यार्थियों, कि dy बाई डी एक्स हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? d बाई डी एक्स कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? dy बाई डी एक्स का कर रहे हैं, मतलब ढाल का कर रहे हैं, ढाल का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? ढाल का हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष में? f के सापेक्ष में, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं क्या? इसको हम लोग कल मैंने बताया था, क्या हम इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं? इसी चीज को बताया था ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ढाल का अब अवकलन कर रहे हैं, ढाल का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष में, तो इसका dy बाई डी एक्स का अवकलन करते तो dy बाई डी एक्स का परिवर्तन दर, यानी कि ये जो चीज है हम लोग इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या बताएगा? ढाल का परिवर्तन दर, ढाल का परिवर्तन दर बताएगा, किसके सापेक्ष में बताएगा? x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो ढाल का परिवर्तन दर x के सापेक्ष में। एक बार आप डिफरेंशिएट करते हो, एक बार अवकलन करते हो, तो y का परिवर्तन दर, y का परिवर्तन दर, dy मतलब क्या होता है? चेंज इन y। dy मतलब क्या होता है? y में कितना परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष में? तो x के सापेक्ष में। तो dy बाई डी एक्स बताता है y का परिवर्तन दर x के सापेक्ष में। अगर इसको और एक बार अवकलन कर देते, मतलब द्वि अवकलन कर देते हैं, इसी फंक्शन का दूसरी बार अवकलन कर देते हैं, तो अब अवकलन किसका कर रहे हो तुम? एक बार अवकलन किए तो तुम्हें ये मिला dy बाई डी एक्स, अब जो मिला है उसका फिर से अवकलन करो x के सापेक्ष में, मतलब अब हम लोग dy बाई डी एक्स का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष में।
तब क्या बताएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बताएगा कि dy बाई dx का परिवर्तन दर, पहले y का कर रहे थे x के सापेक्ष में तो y का परिवर्तन दर, अब dy बाई dx का कर रहे हैं तो dy बाई dx का परिवर्तन दर किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। अब देखो dy बाई dx क्या है, ढाल है, मतलब ढाल का परिवर्तन दर किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी बातें। चलिए ये बात अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी माध्यम की, हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमारी क्लास चल रही है, कक्षा 11वीं की क्लास चल रही है। तो जो भी बच्चे आपके जान पहचान के हो, जो भी कक्षा 11वीं में हिंदी मीडियम से अगर तैयारी करना चाहते हैं, जेई का, नीट का, तो भौतिक विज्ञान की क्लास चल रही है, आप लोग उनको ये लिंक शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करने के लिए जरूर बोलें। जितना शेयर करोगे उतना ही हमारे लिए, हमारी तरफ से एक प्रयास है, हम चाहते हैं कि इस प्रयास में आप भी हमारा साथ दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। चलिए ठीक है, तो हमें क्या मिला था, हमें दो चीज हमें मिला, एक चीज है तुम्हारा ढाल, एक चीज है तुम्हारा क्या है, ढाल मतलब स्लोप। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या मिला, ढाल का परिवर्तन दर, ढाल का परिवर्तन दर, ढाल का परिवर्तन दर मतलब क्या बोलेंगे, ढाल का परिवर्तन दर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, ओके, ठीक है। ढाल देखिए, अगर हम ढाल की सिर्फ बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अभी ढाल की बात कर रहे हैं, किसी रेखा की ढाल की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था y होता है, x होता है, अगर कोई रेखा ऐसा है तो इसका जो ढाल होगा, ये एंगल अगर मान लो, ये कोण जो मान लो थीटा बना रहा है, तो इसका जो ढाल होगा, ढाल को हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप को क्या लिखोगे, dy बाई dx लिखोगे। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा हुआ। क्या थीटा क्या है, एंगल मेड बाई x एक्सिस, एंगल जो है x कक्ष से, जो तुम इसको वामव्रत में जाओगे, वामाव्रत में जाओगे तो जो एंगल बना रहा होगा किससे लेना है, पॉजिटिव x एक्सिस से, मतलब धनात्मक x अक्ष से। किससे लेना है, धनात्मक x अक्ष से जो कोण बना रहा है वामव्रत में जाने पे वो कोण लेना है। ठीक है, ओके। तो अब अगर ये अभी यहां पे देखोगे तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, वामव्रत में हम गए, 90 डिग्री से कम है ये कोण, तो आपका जो ढाल होता है, ढाल होता है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ढाल जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव ढाल होता है ये। उसी में अगर विद्यार्थियों हम लोग ऐसा कर दिए, देखिए उसी में क्या कर दिए कि अगर मान लो किसी लाइन का ढाल y और x का ढाल कुछ ऐसा है, हमें क्या कोण लेना है, कहां से कोण लेना है, कहां से कोण लेना है, धनात्मक x अक्ष से कोण लेना है, धनात्मक x अक्ष से कोण लेना है, वामव्रत में घूमते हुए। वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, पॉजिटिव x मतलब प्लस x अक्ष से लेना है। ठीक है, वामव्रत में घूमते हुए, तब जो एंगल बनेगा यहां पे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, 90 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब अगर मैं यहां पे ढाल की बात करता हूं, इस केस में अगर ढाल की बात करता हूं, मतलब dy बाई dx की हमने बात की, dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, ये tan थीटा हुआ। अगर tan की वैल्यू 90 से ज्यादा है, tan की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है, तो ये जो ढाल है यहाँ पे कैसा ढाल मिलेगा, नेगेटिव ढाल मिलेगा, मतलब ये क्या मिलेगा आपका, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक ढाल मिलेगा। कैसा ढाल मिलेगा, ऋणात्मक। यहाँ पे कैसा ढाल मिला आपको, धनात्मक ढाल। मतलब अगर x अक्ष से वामव्रत में जाते हुए जो कोण है उसका tan लोगे, और अगर कोण 90 डिग्री से कम है तो आपका कैसा ढाल मिलेगा, धनात्मक ढाल मिलेगा। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो कैसा ढाल मिलेगा, ऋणात्मक ढाल मिलेगा। ठीक है, और आगे की बात करते हैं, और आगे की थोड़ी सी बात, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, लेकिन फिर से बता रहा हूं उच्चिष्ट और निम्निष्ट को समझने के लिए। अगर बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स, कोई रेखा ऐसा है आपका, कोई रेखा आपका ऐसा है, इस रेखा जो है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है आपका, ये जो रेखा है आपका कुछ ऐसा रेखा है। ओके, ये रेखा जो है वो x रेखा जो है आपका, x अक्ष जो है आपका, उसके समानांतर रेखा है, मतलब पैरेलल लाइन है, ये समानांतर लाइन है ये रेखा। अब यानी कि ये रेखा जो है x अक्ष से कितना एंगल बना रहा है, इस रेखा को अगर नीचे लेके आओगे तो जो कोण बनाएगा x अक्ष से, वो कोण कितना होगा, वो कोण कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इस रेखा की ढाल, इस रेखा की ढाल मतलब dy बाई dx जो हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कोई भी लाइन अगर x अक्ष से
समानांतर है, कोई भी लाइन अगर एक्स अक्ष से समानांतर है तो उसका ढाल शून्य होगा। उसका ढाल कितना होगा? शून्य होगा। अगर कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष से समानांतर है तो उसका ढाल क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कभी कभी वर्ड्स में दिक्कत आ जाएगी तो उसको वो मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं मींस क्या हो गया बच्चों? हम लोग यहां पे मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। उच्चिष्ट का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देना, उच्चिष्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी फलन है, y और x है, हम उच्चिष्ट की बात करेंगे। इस फलन में उच्चिष्ट आपको मिल रहा है, निम्निष्ट की भी बात नहीं करें, हम सिर्फ किसकी बात करें? उच्चिष्ट की बात करें। उच्चिष्ट कहां पे होगा? जहां पे y अक्ष का सबसे अधिकतम वैल्यू मिलेगा। तो कहां मिल रहा है सबसे अधिकतम वैल्यू? इस पॉइंट पे मिल रहा है। यहां पे y की उच्चिष्ट वैल्यू मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, जहां पे उच्चिष्ट वैल्यू मिल रहा है वहां पे एक स्पर्श रेखा खींचो। क्या खींचो आप? वहां पे स्पर्श रेखा खींचो, मतलब टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ? टेंजेंट बनाओ। तो यहां पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे स्पर्श रेखा खींचो, इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींचो तो ऐसा टेंजेंट आएगा। ये क्या है? आपका टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा है। ओके, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट हमने खींचा। अब जो टेंजेंट का इस स्पर्श रेखा का ढाल है, ये उच्चिष्ट पॉइंट यही है ना, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ये पॉइंट है तुम्हारा उच्चिष्ट पॉइंट। यहां पे जो तुमने स्पर्श रेखा खींचा है उसका ढाल कितना है? 0। अभी मैंने बताया कि जो लाइन एक्स के समानांतर हो उसका ढाल कितना होता है? 0। यानी कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो पॉइंट मैक्सिमम है, वहां पे अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वहां का ढाल कितना होता है? 0। यानी कि इस पॉइंट का ढाल कितना है? 0। इस पॉइंट पे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो उसका ढाल कितना है? 0। यानी कि उच्चिष्ट पे ढाल कितना हो जाएगा? ढाल होता है 0। और उच्चिष्ट पे ढाल का मतलब क्या हुआ? dy बाई dx। यही ढाल होता है ना? क्या यही ढाल होता है क्या? इसी को स्लोप बोलते हैं क्या? और ये कितना हो गया? तुम्हारा 0 हो गया। जो स्लोप है, जो उच्चिष्ट पे स्लोप है, ये कितना हो गया? तुम्हारा 0 हो गया। ये स्लोप कितना हो गया? तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, तो एक बात, सबसे पहली बात क्या मिली कि जो भी बिंदु उच्चिष्ट की बिंदु है, जहां पे भी आपको उस फलन का उच्चिष्ट मिल रहा है, अधिकतम मान मिल रहा है उस फलन का, वहां पे स्पर्श रेखा अगर खींचोगे तो उसका ढाल कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब dy बाई dx कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dy बाई dx कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। उच्चिष्ट के पहले अगर हम कोई ढाल खींचते हैं, उच्चिष्ट के पहले अगर हम कोई ढाल खींचते हैं, ये ढाल हमने खींच दिया उच्चिष्ट के पहले। उच्चिष्ट के पहले अगर तुम ढाल खींचोगे तो ये यहां से कुछ एंगल बनाएगा थीटा। एक्स के धनात्मक अक्ष से ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ओके, इसके ढाल के बारे में बताओ। इसके ढाल के बारे में बताओ। अगर हम एक पॉइंट ले लिए हैं ए, एक बिंदु ले लिए हैं ए, उच्चिष्ट के पहले अगर हम ढाल खींचते हैं तो यहां पे इस पॉइंट, ये जो ढाल है ये क्या आएगा? ढाल क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है? तो उच्चिष्ट के पहले जो भी ढाल आएगा, मतलब ये यहां पे जो ढाल आएगा उच्चिष्ट के पहले ढाल, उच्चिष्ट के पहले, यहां पे मैं लिख रहा हूं उच्चिष्ट के पहले, उच्चिष्ट के पहले, अरे यार, उच्चिष्ट के पहले क्या ढाल है? उच्चिष्ट के पहले जो ढाल है ये क्या? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक है। उच्चिष्ट के पहले का ढाल क्या है? धनात्मक है। उच्चिष्ट के पहले का ढाल का मतलब dy बाई dx जो है यही ढाल होता है। dy बाई dx जो होता है यही ढाल होता है। और ये कैसा है तुम्हारा? ढाल कैसा है तुम्हारा? धनात्मक है उच्चिष्ट के पहले। और उच्चिष्ट पे ढाल कितना हो जाता है? 0। उच्चिष्ट पे ढाल कितना हो गया? 0। उच्चिष्ट के पहले का ढाल क्या है? धनात्मक है। उच्चिष्ट पे ढाल कितना हो गया? 0। उच्चिष्ट के बाद देखो, उच्चिष्ट के बाद मतलब ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं भी, यहां पे ढाल देखो,
यहां पे ढाल देखो, इसका x से एंगल कितना बनेगा थीटा, और ये क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहां पे जो थीटा था लेस देन 90 डिग्री था, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि उच्चिष्ट के बाद जो ढाल बन रहा है, उच्चिष्ट के बाद जो ढाल बन रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि एक चीज ये लिखिएगा कि उच्चिष्ट पे ढाल कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उच्चिष्ट के पहले कितना ढाल हो जाता है, उच्चिष्ट के पहले ढाल धनात्मक होता है, और उच्चिष्ट के बाद ढाल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं कि उच्चिष्ट के बाद का ढाल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब dy बाई dx जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन चीज देखा, क्या क्या देखा कि उच्चिष्ट पे ढाल शून्य होता है, उच्चिष्ट के पहले ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है, और उच्चिष्ट के बाद का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, मतलब ये हुआ कि कोई सा भी आपका फलन है जिसमें आपको उच्चिष्ट मिल रहा है, इस बिंदु पे उच्चिष्ट मिल रहा है, तो सबसे पहला उच्चिष्ट कहां पे मिलेगा, जहां पे ढाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सबसे पहला कंडीशन ये मिला। अब उच्चिष्ट पे क्या हो रहा है, देखो उच्चिष्ट के जस्ट पहले ढाल था क्या, पॉजिटिव था, मतलब धनात्मक था। उच्चिष्ट पे ढाल कितना हो गया है, शून्य, और उच्चिष्ट के बाद का ढाल कितना है, उच्चिष्ट के बाद का ढाल है आपका ऋणात्मक। यानी कि ढाल पहले धनात्मक था, फिर शून्य हुआ, फिर ऋणात्मक हो गया। ढाल पहले धनात्मक था, फिर शून्य हुआ, फिर ऋणात्मक हो गया। मतलब ढाल में परिवर्तन जो हो रहा है, ढाल का जो परिवर्तन दर है वो ऋणात्मक। क्या कोई चीज पहले क्या थी, कोई चीज 10 थी, 10 से 0 हुई, 0 से -10 हो गई। मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव था, पॉजिटिव से 0 हुआ, कोई भी चीज धनात्मक था, धनात्मक से शून्य हुआ, शून्य से ऋणात्मक हो गया। मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है, घटने का मतलब नेगेटिव। ओके, यानी कि जो ढाल का परिवर्तन रेट है, यहां पे ढाल का रेट ऑफ चेंज ऑफ, ढाल का जो परिवर्तन दर है, ढाल का जो परिवर्तन दर है वो नेगेटिव। ढाल का जो परिवर्तन दर है वो नेगेटिव, यानी क्या लिखेंगे यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप होता है ढाल, ये क्या है, नेगेटिव है। यही चीज अंग्रेजी और हिंदी में मैंने लिख दिया। ढाल का परिवर्तन दर क्या है, नेगेटिव। हमें परिवर्तन दर का मतलब क्या होता है, y के परिवर्तन दर को मतलब y बाई एक्स किए, हमें ढाल का परिवर्तन दर देखना है। तो ढाल यहां पे लिखोगे, ढाल का परिवर्तन दर, ये dy बाई dx ही तो ढाल होता है ना, यही चीज ढाल होता है। ढाल का परिवर्तन दर मतलब d बाई dx ऑफ, यहां पे dy बाई dx लिखोगे। ओके, और ढाल का परिवर्तन दर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ढाल का परिवर्तन दर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि d 2 बार है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव का मतलब शून्य से कम होगा, तो ढाल का जो परिवर्तन दर होता है ये शून्य से कम होगा। ठीक है, तो उच्चिष्ट पे क्या हो रहा है, फिर से एक बार सुनो मेरी बात। उच्चिष्ट पे क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, उच्चिष्ट पे सबसे पहला कंडीशन रहेगा कि उच्चिष्ट पे ढाल का मान शून्य होगा, यानी कि dy बाई dx 0 होगा। ठीक है, उच्चिष्ट पे ढाल का परिवर्तन दर क्या है, ढाल पहले धनात्मक था, फिर शून्य हुआ, फिर 0 हो गया, तो ढाल का परिवर्तन दर जो है उच्चिष्ट पे वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा। ये उच्चिष्ट पे। तो कंडीशन क्या बना उच्चिष्ट पे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे बना उच्चिष्ट या निम्निष्ट। निम्निष्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, अभी किसकी देख रहे हैं, उच्चिष्ट की देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो उच्चिष्ट पे, देखो उच्चिष्ट के मान से ठीक पहले, उच्चिष्ट के मान से ठीक पहले ढाल कैसा है, धनात्मक है, मैंने बता दिया। तथा उच्चिष्ट मान पर ढाल शून्य है, यह भी मैंने बता दिया। ठीक है, तथा उच्चिष्ट मान के ठीक बाद ढाल ऋणात्मक है, यह भी मैंने समझा दिया। ओके, ये 3 बातें मैंने समझा दी। अतः उच्चिष्ट पर ढाल dy बाई dx क्या है, ढाल। ठीक है, उच्चिष्ट पर dy बाई dx मतलब ढाल के परिवर्तन दर ऋणात्मक हो जाएगा, घटेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है ना, तो घटेगा। यानी कि ढाल का परिवर्तन दर dy बाई dx ऑफ dy बाई dx ऋणात्मक मतलब लेस देन 0। तो उच्चिष्ट के लिए 2 शर्तें हैं, उच्चिष्ट के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है बच्चों उच्चिष्ट की,
प्यारे विद्यार्थियों देखो, पहले शर्त है उच्चिष्ट की कि वहां पे ढाल क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट पे ढाल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और उच्चिष्ट पे ढाल का परिवर्तन दर मतलब उसका द्वि अवकलन, डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये उच्चिष्ट का नियम है, ये उच्चिष्ट का क्या है, नियम है। इसी तरह हम लोग देखेंगे अब निम्निष्ट के बारे में। ठीक है, उच्चिष्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ध्यान में रखना, उच्चिष्ट का जो dy बाई dx होता है वो 0 होता है, और द्वि अवकलन जो होता है, अगर dy बाई dx को एक बार और अवकलित करोगे, मतलब एक बार और अवकलन करोगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आना चाहिए। पहली बात उच्चिष्ट की। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग बात कर रहे हैं निम्निष्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, निम्निष्ट मतलब मिनिमा, निम्निष्ट मतलब मिनिमा, मतलब कोई सा भी फलन है उसका हमें क्या देखना है, उसका हमें क्या देखना है, उसका हमें मिनिमम वैल्यू देखना है, कहां पे होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे देखो, ये देखो y और x, y और x मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो x के किसी पॉइंट पे, ये जो y है इसका न्यूनतम वैल्यू मिला है, ये क्या मिला है आपका, न्यूनतम वैल्यू मिला है। क्या मिला है, न्यूनतम वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। न्यूनतम वैल्यू जहां पे मिला है, न्यूनतम वैल्यू जहां पे मिला है वहां पे स्पर्श रेखा बना दे, मतलब टैंजेंट बना दो। स्पर्श रेखा अगर हम वहां पे बनाते हैं विद्यार्थियों, यहां पे स्पर्श रेखा बनाओ, स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श, अरे स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी कि टैंजेंट। यहां पे अगर हम स्पर्श रेखा बनाते हैं तो क्या ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समानांतर है क्या, x अक्ष के क्या है, समानांतर है। ये समानांतर का मतलब दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 0 है। ठीक है, कितना है, 0 है। और जो तुम स्पर्श रेखा बनाते हो, किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा बनाते हो, वो उस बिंदु का जो ढाल होता है, उस पॉइंट पे जो स्लोप दे रहा है वही बताता है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा जो है, यहां पे ये जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के क्या है, समानांतर है, समानांतर है। ठीक है, समानांतर है। समानांतर का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब यहां पे जो ढाल होगा, ढाल क्या बताता है, tan थीटा ही ढाल बताता है। ओके, ढाल मतलब हुआ dy बाई dx, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब न्यूनतम, मतलब निम्निष्ट जहां पे मिलेगा विद्यार्थियों, क्या बोलो, निम्निष्ट जहां पे मिलेगा विद्यार्थियों, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, निम्निष्ट के जगह पे, निम्निष्ट जिस बिंदु पे मिल रहा है वहां पे भी ढाल क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई पहली। ठीक है, तो निम्निष्ट के लिए एक जो शर्त है वो ये हो गया कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। भाई बाद में कर लेना तुम, dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब देखो निम्निष्ट के पहले की बात देखो, निम्निष्ट के पहले की बात देखो, निम्निष्ट से ठीक पहले, ओके, निम्निष्ट से ठीक पहले हम बात करते हैं, इस बिंदु, एक बिंदु ले लेते हैं जहां पे हमने ढाल खींचा, यहां पे हमने ढाल खींचा। अब ये जो ढाल है x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, सर कोण कैसे मेजरमेंट करेंगे, कोण का माप कैसे करेंगे, कोण का माप x के धनात्मक भाग से, x के धनात्मक भाग से वामव्रत में लेना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ग्रेटर देन 90 बन रहा है, ये वाला, तो ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या है, इस लाइन का जो ढाल होगा, इस लाइन का जो ढाल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ढाल क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब न्यूनतम वैल्यू है तो वहां पे ढाल कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब न्यूनतम वैल्यू जहां पे मिल रही है उसके तुरंत बाद देखो, ठीक है सर, तुरंत बाद देखते हैं, तुरंत बाद अगर हमने कोई ढाल बनाया तो ये जो है x के धनात्मक एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये ढाल, वो 90 डिग्री से छोटा होगा, इसलिए इस ढाल का, ढाल जो होगा ये क्या हो जाएगा, धनात्मक ढाल हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम वैल्यू जहां पे मिल रही थी, जहां पे निम्निष्ट मिल रहा था, उसके पहले का ढाल क्या था, ऋणात्मक था। न्यूनतम वैल्यू पे ढाल कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है, और न्यूनतम के तुरंत बाद ढाल कितना हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। मतलब ढाल का परिवर्तन दर देखो, ढाल क्या था, पहले नेगेटिव था, फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। मतलब न्यूनतम पे ढाल का परिवर्तन दर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब बढ़ा है। ओके, मतलब क्या होगा, परिवर्तन दर ढाल का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब
धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ आपका, सबसे पहला जो शर्त है न्यूनतम के लिए कि न्यूनतम जो पॉइंट मिलेगा वहां पे ढाल जो होता है, मतलब स्लोप जो होता है, जो dy/dx होता है, ये कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा न्यूनतम पे या निम्निष्ट पे ढाल का ढाक, अबे ढाक नहीं, ढाल का परिवर्तन दर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहले ऋणात्मक था, शून्य हुआ, धनात्मक हो गया, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो न्यूनतम के लिए क्या शर्त है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे देखो, अगर निम्निष्ट की बात की जाए, न्यूनतम की बात की जाए, ठीक है, न्यूनतम पे ढाल जो है ऋणात्मक से परिवर्तन होकर धनात्मक हो जाता है, ऋणात्मक से परिवर्तन होकर धनात्मक हो जाता है। तो ढाल का परिवर्तन रेट, ये क्या होता है, यही ढाल होता है। तो ढाल का परिवर्तन रेट जो होगा शून्य से बड़ा होगा, मतलब निम्निष्ट का क्या कंडीशन कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे, पहला अवकलन करोगे, वो तो शून्य आना चाहिए। दूसरा अवकलन अगर हम लोग करते हैं तो दूसरे अवकलन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हुई, ये दोनों कंडीशन हुआ उच्चिष्ट और निम्निष्ट का। दोनों कंडीशन हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि अगर कोई फलन का उच्चिष्ट निकालना है तो dy/dx जो ढाल होगा क्या होगा, शून्य होगा, मतलब पहला अवकलन शून्य मिलेगा। इसको एक बार और अवकलन करो, इसको एक बार और अगर अवकलन करते हैं, द्वि अवकलन करते हैं, तो ये वैल्यू शून्य से कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ढाल का जो परिवर्तन रेट है वो ऋणात्मक होता है। ढाल का जो परिवर्तन रेट है वो ऋणात्मक होता है। समझा दिया है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो पे वापस जाएं और देखें, बहुत ही अच्छे से समझाया है। और अगर हम बात करते हैं निम्निष्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निम्निष्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले निम्निष्ट पे भी जो ढाल होगा कितना होगा, शून्य होगा, मतलब पहला अवकलन करोगे तो शून्य होगा। इसको एक बार और अवकलन करो, इसका मतलब इसका एक बार और अवकलन करेंगे, द्वि अवकलन अगर कर देंगे उस फलन का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ढाल का परिवर्तन रेट है वो क्या है, धनात्मक है, और यहाँ पे जो ढाल का परिवर्तन रेट है वो क्या है, ऋणात्मक है। मैक्सिमा पे ये क्या हो गया आपका, मैक्सिमा इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, इसी चीज को अंग्रेजी में मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को अंग्रेजी में मिनिमा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और विद्यार्थियों और कोई दिक्कत है, चलिए अब एक उदाहरण लिया है, सब कोई देखेंगे, इस उदाहरण को खुद से ट्राई करें, मैं तो ऐसे बता ही दूंगा उदाहरण। ठीक है, क्या है, एक फलन दिया हुआ है, ठीक है, कोई पॉइंट का एक फलन दिया हुआ है। ठीक है, फलन जो दिया हुआ है, हाँ ठीक है, फलन दिया हुआ है, फलन कितना है, 5t² - 90 + 3, यही फलन है। हाँ, 5t² - 90 + 3 ये फलन है। ठीक है, फलन इस हिसाब से दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस फलन का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान बताना है कितना होगा इस फलन का। ठीक है, ओके, तो अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, मतलब उच्चिष्ट निकालना है इस फलन का, कितना होगा ये पूछा गया है। तो कितना होगा ये पूछा गया है, मतलब ये जो x है, x = कितना दिया हुआ विद्यार्थियों, देखो x का मान कितना दिया हुआ है, देखो x का मान दिया हुआ है 5t² - 90 + 3, ये x का मान दिया हुआ है। तो यहां पे पहले हमने क्या पढ़ा कि y जो है x के सापेक्ष में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन अब क्या है, x जो है t के सापेक्ष में बदल रहा है। x का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो पहले हम लोग क्या लिखते थे, y इज फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहां पे y की जगह क्या आ गया, x, और ये किसका फंक्शन है, t का फलन है। किसका फलन है, t का फलन है। तो x का मान परिवर्तित हो रहा है t के सापेक्ष में। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इसकी अधिकतम मान देखना है। पहले अधिकतम मान कहां पे होगा ये निकालना पड़ेगा, अधिकतम मान पहले कहां पे होगा ये निकालना पड़ेगा। तो अधिकतम मान कहां पे होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अधिकतम मान कहां पे होगा, कहां पे पहले अधिकतम मान होगा, हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा पहले। ठीक है, बाद में इसका अधिकतम मान निकालेंगे। अधिकतम मान कहां पर, x का परिवर्तन किसके सापेक्ष में हो रहा है, t के, y का परिवर्तन x के सापेक्ष में हो रहा, तो हमने dy/dx किया था। अब यहां पे x का परिवर्तन t के सापेक्ष में हो रहा है, तो हम क्या करें, dx/dt करें। यहां पे देखो dy/dt ऑफ
5t² माइनस 9t प्लस 3 इज इक्वल टू, अवकलन करना है। बताया था मैंने योग नियम कि पहले इसका करो फिर इसका करो फिर इसका करो। इसका अगर हम अवकलन करने जाते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो 5 तो इसके साथ क्या है, अचर है, अचर को बाहर निकाल लो। तो t² का अवकलन करना है तो t² का अवकलन कितना हो जाता है विद्यार्थियों, 2t हो जाता है। माइनस 9 एक अचर है तो 9 को बाहर निकाल लो, t का अवकलन t के सापेक्ष में करना है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब किसका, अब 3 का अवकलन करना है तो 3 क्या है, अचर है। किसी भी अगर अचर अकेला रहे, यहाँ पे जो अचर है वो t² और t के साथ था तो इसलिए इसका अवकलन हो गया। ये अचर अकेला है तो जब भी अचर अकेला रहे तो उसका अवकलन कितना हो जाता है, 0। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो अवकलन है वो कितना आया है, अवकलन आया है आपका dx/dt जो आया है वो कितना आया है, 10t-9। कितना आया है, 10t-9। ठीक है, 10t-9। अब ये आप कब निकाले, जब इसको एक बार अवकलन किए, इसको एक बार अवकलन किए तो कितना आया है, 10t-9 आया है। इस फलन का जो पहला अवकलन किए कितना आया है, 10t-9। अब एक बार इसको चेक कर लो कि क्या ये जो 10t-9 आया है, 10t-9 आया है, यहां पे अवकलन का या तो उच्चतम मान होगा या तो न्यूनतम मान होगा। हमने पहले बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उच्चतम मान और मिनिमम मान के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, कहां पे मिलेगा, अगर तुमने पहले बार अवकलन किया है उसको उच्चतम और न्यूनतम अगर निकालना है, उच्चतम और न्यूनतम अगर निकालना है तो पहले बार जो तुमने अवकलन किया है उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए उसको शून्य के बराबर कर दो। उसको क्या करो, शून्य के बराबर कर दो। इसको अगर शून्य के बराबर करते हैं तो 10t-9 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ गया, 9/10, 9/10। t का मान इतना आ गया, t का मान 9/10 पे ये अवकलन या तो मैक्सिमम होगा क्योंकि 0 किया है, ये या तो क्या होगा विद्यार्थियों, या तो ये उच्चिष्ट होगा, या तो ये उच्चिष्ट होगा या ये क्या होगा, निम्निष्ट होगा। या तो ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। अब क्या है, इसको देखने के लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, एक बार अवकलन करके हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। किसका अवकलन करना पड़ेगा, पहले बार जो अवकलन करके आया है उसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा। तो पहले बार अवकलन करके क्या आया था, पहले बार अवकलन करके क्या आया था, ये देखो पहले बार अवकलन जब किए थे तो कितना आया था, 10t-9 आया था। वैल्यू पुट करने के बाद नहीं, पहले बार अवकलन करने के बाद, ये तो वैल्यू हम पुट कर दिए ना, मान पुट कर दिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस बिंदु पे मिलेगा उस निकालने के लिए हमने मान पुट कर दिया। तो पहले बार अवकलन करके क्या आया था, 10t-9 आया था। इसको एक बार और अवकलन करो, मतलब d/dx ऑफ dx/dt, एक बार और अवकलन करो, मतलब मुझे d/dx ऑफ dx/dt का मान कितना है, 10-9। इसको एक बार और अवकलन करना है। योग नियम लगाओ, अवकलन करने के लिए अंदर जाएगा तो यहां पे 10 बचेगा, ये अचर है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। मतलब दूसरी बार जब अवकलन किए तो मान कितना आया, 10। 10 जो है एक सेकंड, अधिकतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान के लिए यहाँ पे -5 होना चाहिए था। अधिकतम मान, अधिकतम मान, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो अधिकतम मान क्या होगा, ग्राफ बनाना, ठीक है, अधिकतम मान निकालना, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जब तुमने द्वि अवकलन किया है तो द्वि अवकलन किया है तो 10 आया है, तो द्वि अवकलन जो है आपका, द्वि अवकलन जो है वो 0 से बड़ा है, 10 आया है तो 0 से बड़ा है। पहला अवकलन किए तो कहां उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा ये पता चल गया। द्वि अवकलन किए तो वैल्यू 0 से बड़ा आया है। अब अगर 0 से बड़ा आया है, डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 से बड़ा आया है तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, निम्निष्ट मिलेगा। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, निम्निष्ट मिलेगा, मतलब न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये जो पॉइंट है इस पे न्यूनतम वैल्यू मिलेगी, यानी कि इस यहां पे इस फंक्शन का, इस फलन का अधिकतम मान नहीं निकल पाएगा। इसका क्या निकलेगा, न्यूनतम मान निकलेगा। यानी कि इस फंक्शन का अधिकतम स्थिति जो है वो कोई अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसका कोई अधिकतम मान नहीं होगा। हाँ, इसका न्यूनतम मान निकलेगा। और न्यूनतम मान कहां पे निकलेगा, न्यूनतम मान कहां पे निकलेगा, न्यूनतम मान होगा इसका विद्यार्थियों कहां पे, 10/9 पे।
अधिकतम मान इसका जो है वो अस्तित्व में इसलिए नहीं है क्योंकि जो तुमने डबल डिफरेंशिएशन किया था वो ग्रेटर देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो आता तब इसका जो अधिकतम मान था वो होता, ठीक है, लेस देन जीरो आता। तो यहां पे क्या आ गया, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसलिए इसका अधिकतम मान उच्चिष्ट में नहीं है, यानी कि इस वाले का अधिकतम मान नहीं निकल सकता है। ओके, तो क्या लिखोगे, इसको बनाने के बाद क्या लिखोगे, इसका अधिकतम मान अस्तित्व में नहीं है, इसका न्यूनतम मान निकलेगा। क्यों? क्योंकि द्वि अवकलन करने के बाद जो आपका यहां पे मान आया है वो शून्य से बड़ा है, और जब भी द्वि अवकलन करने के बाद मान शून्य से ज्यादा आता है तब वहां पे मिनिमम यानी कि निम्नलिखित वैल्यू मिलती है, अधिकतम वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपका यहां पे वक्र दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और ये अब आपको बताना है कि अगर इसका कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, अगर इसका कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, क्षैतिज स्पर्श रेखा है, मतलब कोई जो स्पर्श रेखा है वो क्या बना रहा है, इससे क्या बना रहा है, शून्य एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई स्पर्श रेखा है, क्षैतिज स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ, क्षैतिज स्पर्श रेखा का क्वेश्चन यही है ना, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब बोला गया है क्षैतिज स्पर्श रेखा है, तो क्षैतिज स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ, उस बिंदु का स्पर्श रेखा जो x के समानांतर है, x के क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो यहां पे देखो x के समानांतर मतलब क्या हुआ, x का समानांतर मतलब पैरेलल टू x, क्षैतिज स्पर्श रेखा मतलब पैरेलल टू x। अब क्षैतिज स्पर्श रेखा कहां पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है वो आपको बताना है। देखते हैं कहां पे क्षैतिज स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ कि इसका जो ढाल है, मतलब dy बाई dx कहां पे जीरो मिल रहा है, शून्य मिल रहा है, यही क्षैतिज स्पर्श रेखा का मतलब हुआ। ठीक है, देख लेते हैं पहले ढाल कहां शून्य मिल रहा है। ढाल निकालने के लिए क्या करें, dy बाई dx करें, पहला डिफरेंशिएशन करें, कहां पे क्षैतिज स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब अवकलन निकालते हैं dy बाई dx, तो x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अवकलन देखो कितना, 4x क्यूब माइनस 4x हो जाएगा, क्या है कि अचर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। इसको तुम किसके बराबर करोगे, शून्य के बराबर करोगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखें, 4x को कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू शून्य, यानी कि 4 तो शून्य हो नहीं सकता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या इसका ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू शून्य। अब यहां पे तीन चीज है, या तो ये 0 होगा, 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 या तो ये 0 होगा। यानी कि अगर हम लोग जो पहला डिफरेंशिएशन करके ये आया, ये जो पहला अवकलन करके आया है, इससे हमें 3 मान मिला, यानी कि 3 मान पे जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समानांतर है, स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के क्या है, समानांतर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्पर्श रेखा बोलते हैं। यानी कि x का मान कितना होगा, शून्य, इससे देखोगे तो x का मान कितना होगा, -1। ठीक है, इससे देखोगे तो x का मान कितना होगा, 1। यानी कि इस 3 बिंदु पे जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब किस बिंदु पे ये जो 3 बिंदु मिला है वहां पे समानांतर होगा, मतलब टेंजेंट बनेगा जो कि पैरेलल होगा x के। अब किस बिंदु पे आपको उच्चिष्ट वैल्यू मिलेगी, किस बिंदु पे आपको निम्निष्ट वैल्यू मिलेगी, ये बातें देखनी है विद्यार्थियों। तो देखो उच्चिष्ट कहां पे मिलेगा, निम्निष्ट कहां पे मिलेगा, पहले से मुझे पता चल गया कि ये 3 बिंदु पे किसी ना किसी पे उच्चिष्ट मिलेगा और किसी ना किसी पे निम्निष्ट मिलेगा। कहां पे मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, उसके लिए जो आपका d बाई dx है, जो पहला बार अवकलन करके आया था उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले बार अवकलन करके क्या आया था, क्या पहले बार अवकलन करके ये आया था 4x क्यूब माइनस 4x, तो पहले बार अवकलन करके सर जी आया था 4x क्यूब माइनस 4x। देखो तो ये जो द्वि अवकलन कर रहे हैं dy बाई dx स्क्वायर, ये देखो 4 तो बाहर निकाल लिए, x क्यूब का अवकलन, x का घात कितना है 3, तो घात में से 1 चला जाएगा, बचा 2 माइनस 4, x का अवकलन तो x ही हो जाएगा, ये बचा 12x स्क्वायर माइनस 4। यानी कि जो द्वि अवकलन करके वैल्यू आया है, द्वि अवकलन करके जो वैल्यू आया है वो कितना आया है,
12x² माइनस 4। और हमारा जो स्पर्श क्षैतिज स्पर्श रेखा है वो कहां कहां पे मिल रहा है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। अब अगर यहां पे हम इसी में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो द्वितीय अवकलन कितना मिल जाएगा, देखो तो द्वितीय अवकलन मिल जाएगा, शून्य पुट करने पे -4, यानी कि जो द्वितीय अवकलन है इसकी वैल्यू शून्य से छोटी है, इसकी जो वैल्यू है -4 का मतलब क्या हुआ कि जो द्वितीय अवकलन है इसकी वैल्यू शून्य से छोटी है, शून्य से छोटी होगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, उच्चिष्ट मिल रहा होगा, उच्चिष्ट मिल रहा होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा आपको, उच्चिष्ट मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, तीन बिंदु मिली थी ना कि जहां पे स्पर्श रेखा जो है x के समानांतर था, क्षैतिज स्पर्श रेखा था, ठीक है, पैरेलल था, ठीक है, तो वहां पे क्या मिला आपको x इक्वल टू 0 पे उच्चिष्ट। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करो यहाँ पे, तब जो द्वितीय अवकलन है कितना होगा, देखो -1 पुट कर दोगे तो 12 - 4 कितना हो गया, ये 12 - 4 8, यानी कि ये जो द्वितीय अवकलन है इसका मान शून्य से बड़ा, यानी कि इस बिंदु पे क्या मिलेगा आपको, निम्निष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, निम्निष्ठ मिलेगा, यानी कि ये जो बिंदु है -1 ये किसका है, निम्निष्ठ का है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1 पुट करते हैं 1 पुट कर दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 8, जो कि क्या हो जाएगा, शून्य से बड़ा, मतलब क्या, धनात्मक। तो जब भी धनात्मक आता है, द्वितीय अवकलन जब भी धनात्मक आएगा तो क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो तीन बिंदु मिली थी वहां पे एक पे क्या मिलेगा आपका, उच्चिष्ट मिलेगा, बाकी दोनों बिंदुओं पे क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा। यानी कि देखो कुछ इस प्रकार से होगा इसका, अगर हम ग्राफ, यहां पे क्या है x का मान 1, यहां पे क्या है x का मान -1 और यहां पे क्या है x का मान 0। यहां पे आपको उच्चिष्ट मिला, इन दोनों जगह पे क्या मिला, निम्निष्ठ मिला, तभी तो स्पर्श रेखा अगर खींचोगे तो ये क्षैतिज मतलब समानांतर स्पर्श रेखा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोगों ने क्या देखा, आज देखा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ठीक है, अवकलन आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला जो क्लास है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे समाकलन मतलब इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है, जो हमारा हिंदी माध्यम का क्लास चल रहा है, तो जाके वीडियो देखें, सारी वीडियो जो हमारे जितने भी आए हुए हैं। आधारभूत गणित में पढ़ा रहा हूं, क्लास 11वीं की अभी हमने स्टार्ट की है, जल्दी क्लास 12वीं का भी पैरेलल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12वीं के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, ठीक है, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी हम लोग जल्दी शुरुआत करेंगे, 10-15 दिन के अंदर शुरुआत करेंगे। अभी 11वीं के बच्चों के लिए क्लास चल रही है, जो भी 12वीं के विद्यार्थी हैं वो भी ये क्लासेस जरूर करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि आपका अगर एम है अच्छे कॉलेज में, IIT NIT नीट में जाने का, नीट के अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का नीट से, तो आप ये सारे वीडियो देखें, 11वीं के वीडियो देखें, 12वीं के वीडियो देखें, आपका एक बेस बहुत तैयार हो जाएगा। अभी हमारी क्लास चल रही है भौतिक विज्ञान की और गणित की, ठीक है, जल्दी हमारी केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।